हेलो एवरीवन। बेटा देखो, पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। अपने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आएगा बेटा, और टॉपिक का नाम क्या है आपने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको डाइपोल की मीनिंग समझाता हूँ बेटा। डाइपोल क्या होता है? देखो नाम में भी क्या है, डाइपोल। डाई शब्द कहाँ लगता है बेटा? डाई जो वर्ड लग रहा है ऐसी जगह पे लगता है जहाँ दो आपके पास स्पेस हो, दो जगह हो। पोल कब लगता है? पोल का मतलब अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर विशेषकर या केमिस्ट्री में भी बात करें तो पोल उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ चार्ज हो दो जगह पर, सेम अमाउंट का हो और अपोजिट नेचर का हो। जैसे ए प्लेस पर चार्ज है पॉजिटिव, तो बी प्लेस पर चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ये दोनों मिलकर पोल बनाते हैं और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? यहाँ पे डाइपोल। दो पोल होता है, यानी अपने पास दो चार्ज हो गए, प्लस का क्यू चार्ज, आप समझे अपन सिंपल लैंग्वेज में, और दूसरा माइनस का क्यू चार्ज। समझना बेटा, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज। चार्ज का अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट। जैसे ये +2 कूलम है तो बेटा ये -2 कूलम होगा। दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है, बट फिक्स होती है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, जितनी है उतनी फिक्स रहेगी। इस पूरे को मिलाकर जो अपन नाम देते हैं वो अपन क्या नाम देते हैं? उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ से, आप देखें जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, द पेयर ऑफ टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस का पेयर, जोड़ा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, एंड अपोजिट इन नेचर, नेचर में कैसे होने चाहिए बेटा? अपोजिट होने चाहिए। आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, इस स्मॉल डिस्टेंस की जगह स्मॉल फिक्स डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं। फिक्स डिस्टेंस का मतलब वो जगह एकदम एक्यूरेट फिक्स हो गई, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब बेटा एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, दो तरीके से हमें नेचर में मिलता है। फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हम उसको पोलर बोलते हैं, पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें कौन से आते हैं? पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल में कौन से आता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अगर अपन बात करें, आप इस बात को समझना, मैंने क्या बोला है यहाँ पे? पोलर में जैसे क्या हुआ कि एक बात समझें, मेरे पास जैसे सपोज दैट NaCl है। NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड के अंदर Na जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के पास कैसा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों हो गए, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होता है। बट बेटा पोलर कब बोलेंगे हम इसे? पोलर का मतलब ये हुआ कि चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ इसको और चाहे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के रखूँ मैं इसको। जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक पूरी बॉडी का, जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका पूरी बॉडी का एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ बेटा इसका कंप्लीट मास कंसंट्रेट होता है, पूरा का पूरा मास। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। अब मेरे पास एक ये बॉडी है और इसके अंदर इसका पूरा चार्ज फैला हुआ है इस तरीके से अलग अलग जगह। अब ये पूरा चार्ज मिलके और पूरा चार्ज एक जगह कंसंट्रेट होता है, हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, ऐसे इसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा तो नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर होगा। तो पोलर डाइपोल अपन किसे बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर होता है, दोनों एक दूसरे से दूरी पर होता है। जैसे कि NaCl में होता है, आपके पास Na है और Cl है, ये दोनों पहले से कुछ दूरी पर डिस्कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से दूर दूर होते हैं। और कुछ डिस्टेंस पर जब ये एक दूसरे से रखे हुए हैं तो ये मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। और जो ये डाइपोल बनाता है बेटा अपन उसको कौन सा डाइपोल बोलते हैं? पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ, मैं अकेले चार्ज की बात नहीं कर रहा, सेंटर का मतलब सारा चार्ज मिलके जो सेंटर बना रहा है उस सेंटर की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर ना होके थोड़ा सा दोनों से इस तरीके से दूर दूर हो, तो उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, तो हम इसे बोलेंगे पोलर। अब जैसे आप ये बोलो कि मैंने नमक ले लिया और नमक को एक टेबल पर बखेर दिया, टेबल पर बिखरा हुआ है, हम ये बोले कि क्या उसमें डाइपोल वहाँ पे प्रेजेंट है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए था, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका आंसर वो नहीं बनाएगा।
क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वहाँ जो नमक है उसके अंदर कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ये एक मॉलिक्यूल की बात थी, दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का यूँ तरीके से हो सकता है, तीसरा कहीं हुआ तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव यूँ होगा। तो इनमें सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो गई, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे सबका, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकते अपन। हाँ, अगर आप उस नमक का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, NaCl का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो बिल्कुल वो वहाँ पे क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, और उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। ऐसे डायपोल को अपन क्या बोल रहे हैं? पोलर। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपन बोलते हैं नॉन पोलर। वैसे अपन ये सारी चीज़ें आगे 3rd चैप्टर में दोबारा भी पढ़ लेंगे अपने कोर्स में, मैं केवल यहाँ पे जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नॉन पोलर अपन किसको बोलते हैं? नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी चार्ज भी होता है, दोनों का सेंटर भी होता है, बट बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वो दोनों एक दूसरे के ऊपर यूँ होते हैं। इस चीज़ को अपन बोलते हैं द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर लाइज ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइज होते हैं वो। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये नेगेटिव का, तो वो दोनों यूँ रहेंगे, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, इसलिए वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोल नहीं बनाते, इसलिए अपन उनको क्या बोल रहे हैं? नॉन पोलर। बट जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके जाते हैं तो उनमें भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर हट जाता है सेंटर, और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा अलग हट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, और वही पोल का निर्माण करता है। तो हम इन्हें बोल देते हैं नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल। ये दोनों चीज़ें मैं आपको 3rd चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी जो मेरा विषय था वो इतना था कि केवल अपने को ये समझना है डायपोल होता क्या है। तो डायपोल का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, दो चार्ज हो, दोनों का अमाउंट सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो मतलब, और दोनों पर जो चार्ज का नेचर है वो बिल्कुल अपोजिट हो, और दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हों, हम उनको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया NaCl का। अब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ मैं आपको पहले बार बार बताते हुए आया हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब आप समझते हो। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम सनलाइट में एक सुबह के टाइम में खड़े हैं, हम एक दोपहर के टाइम में खड़े होते हैं। आप एक बात बताओ, सनलाइट जो है, रेडिएशंस है, उनकी स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी कब ज़्यादा लगती है आपको? दोपहर के टाइम में, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा चमक आती है उसकी। तो वही बात यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल की कि इसकी स्ट्रेंथ अपन किससे मेजर करें? कब, कौन सा, मैं ये कहूँ NaCl ले लिया मैंने, एक H2O ले लिया, मैं ये कहूँ कौन सा ज़्यादा इफेक्ट डालेगा? तो इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपने को टॉर्क पढ़ना पड़ता है, और टॉर्क जो बताता है उसके फॉर्मूले में, उससे पहले मैं आपको बता दूं, टॉर्क कि कितना घूमा कितना नहीं घूमा, ये चीज़ हमें पता लगती है एक अलग क्वांटिटी से, जिस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं डायपोल मोमेंट। यानी डायरेक्ट एक वर्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर मेरे को स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो उस डायपोल का क्या पता होना चाहिए? मेरे को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास आएगा वो डायपोल मोमेंट का टॉपिक आएगा, और डायपोल मोमेंट अपन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 2 डेरिवेशन इसी से अपनी सोल्व होती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन देखें क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको समझें बेटा क्या है। आपने देखा पहले इलेक्ट्रिक डायपोल आ रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने क्या बताया था कि यहाँ A पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव Q, और इससे कुछ डिस्टेंस पर अपन जाते हैं, D डिस्टेंस है। यहाँ अपने पास दूसरा B पॉइंट है, B पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है नेगेटिव Q। क्लियर है बेटा? एक A पॉइंट पर है और एक B पॉइंट पर है, पॉजिटिव Q चार्ज और नेगेटिव Q चार्ज, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आप इसे D मान लें, A मान लें, और अपन आगे की डेरिवेशन को इजी करने के लिए इसको 2A मान लें। कारण है क्योंकि इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, और इसका जो नेट सेंटर होता है वो इनके बीचों बीच माना जाता है। यानी जब भी हम इसकी कोई स्ट्रेंथ या कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहेंगे, इससे आगे की डेरिवेशन करेंगे, तो सारी डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो इसके सेंटर से करेंगे। यानी ये जो O पॉइंट मैंने दिखाया है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है। इसीलिए दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस 2A, 2 की फॉर्म में मानते हैं, जिससे आधी डिस्टेंस करनी हो तो A इधर बच गई, A इधर बच गई, 2D मानेंगे तो D इधर बच गई और D इधर बच गई। ये अपने एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है, और इसका बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप 2A लिखें। आप A लिख लेंगे तो कोई बात नहीं, हाफ डिस्टेंस यहाँ पे A/2 हो जाएगी या A/2 हो जाएगी, वो अपने पर डिपेंड है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या मानते हैं।
तो मेरी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, एक पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज और दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की जो फाइनाइट डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, वो अपनी कितनी दे रखी है अपने को 2a। अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मेरे को स्ट्रेंथ निकालनी है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। डायपोल मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है कि दोनों चार्जों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही तो है। इसका +2 कूलाम है तो इसका कितना है -2 कूलाम, प्लस माइनस नेचर है। मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का 2 कूलाम है। तो कोई से भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले, जैसे दोनों का Q है तो मैंने Q लिखा, इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, Q इंटू 2a, हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इस डायपोल मोमेंट को बेटा हम P से नोट करते हैं। किससे नोट करेंगे बेटा हम इसको, P से। यानी फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी डेफिनेशन क्या बोलोगे, इन इलेक्ट्रिक डायपोल द मल्टीप्लाई ऑफ एनी वन चार्ज of dipole and distance between these charges is known as electric dipole moment। यानी एक डायपोल के अंदर प्रेजेंट दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। बेटा ये जो डायपोल मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता है इस फॉर्मूले का कौन सा फॉर्म और आना चाहिए बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म और आनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वेक्टर P इज इक्वल टू, हमें पता है चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Q इंटू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a। यहाँ इसको वेक्टर बनाने के लिए a पर मैं वेक्टर का साइन लगाऊंगा, क्योंकि a क्या है, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस, यानी जो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो आपका जो ये a है उस पर वेक्टर लगा दो, और ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी, डायपोल था तो पॉजिटिव से निकल रहा था, नेगेटिव पर खत्म हो रहा था, आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंट विद नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। याद रखेंगे हम, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यानी आपका कहीं पे डायपोल बना हुआ है तो उसमें डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये हमें याद रखना चाहिए। और उसकी वेक्टर फॉर्म ये होगी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अपन यूनिट क्या ले सकते हैं। तो यूनिट देखो, चार्ज इनटू चार्जों के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज के लिए क्या लिखा जाएगा, कूलाम, कूलाम में कैपिटल C से नोट करते हैं। और डिस्टेंस के लिए क्या लिखा जाता है ऐसा यूनिट में, मीटर, तो कूलाम मीटर। यहाँ cm याद रखें, आप इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, क्योंकि सेंटीमीटर में स्मॉल cm आता है, यहाँ पे कैपिटल C और m लिखा है, यानी कूलाम इनटू मीटर क्या हो गई, इसकी SI यूनिट हो गई। अदर यूनिट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, इसकी डिबाई एक यूनिट होती है जो अपन बाद में देखेंगे आगे की क्लासों में। अपने कूलाम इनटू मीटर दे रखा है, वो अपन याद रखेंगे। इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन में आप देखें क्या है, चार्ज, यानी डायमेंशन इसकी बनाओगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डायमेंशंस ऑफ चार्ज, एक तो ये लिखनी पड़ेगी, इनटू फिर क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। दोनों को मिलाकर और हम इसकी डायमेंशन बना सकते हैं। अब चार्ज की डायमेंशन अपन ने पढ़ी है, कूलाम की SI यूनिट क्या होती है, SI फॉर्म क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। यानी अपने पास चार्ज की डायमेंशन हो गई A1 T1, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, मीटर है ना केवल, तो मीटर के लिए क्या लगता है L1। तो हम इसकी डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, M0 L1 A1 T1, या T1 पहले लिख दे तो अपन बाद में भी लिख सकते हैं T1 A1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी इसकी डायमेंशन आ गई, M0 L1 T1 A1, कूलाम इंटू मीटर, तो कूलाम को बोलते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो A1 T1 हो गया, और डिस्टेंस के लिए क्या आ गया, लेंथ यानी L1 आ गया। तो मैन तो L1 T1 A1 या फिर M0 आप साथ लगा सकते हैं इसकी। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, वेक्टर फॉर्म लिख दी, डायरेक्शन लिख दी मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और फॉर्मूला याद रखेंगे, चार्ज इंटू चार्ज
चार्जों के बीच की डिस्टेंस, हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को कवर करता है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। नाउ इससे लिंक अपने दो डेरिवेशन है बेटा, जब अपने पहले एनसीईआरटी बुक चला करती थी तो दोनों IUEB है, ये दोनों डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है इनको 4-4 नंबर में। हालांकि कोर्स चेंज होने के बाद में अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, दो डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ऑन इट्स एक्सियल लाइन, यानी इसकी जो एक्सियल लाइन है उसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करनी है। कहाँ पे, देखिए आप कहाँ पे, एक्सियल लाइन पर, किसकी पर, इलेक्ट्रिक डायपोल की पर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आप समझें कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप सामने ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन क्या समझना है, क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो कैलकुलेट करना है, तो इसको छोड़ते हैं बाद में देखेंगे। किसके कारण करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता हूं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए मैंने देखो क्या किया, पहले आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें दो पॉइंटों पर, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बेटा पढ़ा है अपन ने, एक के ऊपर तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो पॉइंटों पर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा हो, हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इसी के कारण मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने ए बी दो पॉइंट लिए, बी पर पॉजिटिव क्यू चार्ज माना, ए पर निगेटिव क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने 2D या 2A या 2R जो आप माने वो मान सकते हैं, ये डिस्टेंस मैंने मान ली, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब भी मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी आप डायपोल को यूज करोगे तो आपको इसकी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी, और जो हम इसकी स्ट्रेंथ यूज करते हैं वो हम इसके सेंटर से डिस्टेंस लेके यूज करते हैं, क्योंकि इसका पूरा इफेक्ट दोनों चार्जों का मेन सेंटर यहाँ रहता है। तो इस डायपोल के सेंटर को मैंने पॉइंट किससे नोट कर दिया, O से। सेंटर से निगेटिव क्यू चार्ज की डिस्टेंस हाफ D हो गई, और इधर की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, हाफ D हो गई। ये मेरा डायपोल बन गया। अब आगे टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस डायपोल के कारण ऑन इट्स एक्सियल लाइन, तो आप ध्यान रखेंगे, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल एक तरीके से ये लिया, तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूँ तो एक्सियल लाइन एक्स एक्सिस ही हो गई इसकी, यानी आपको एक्सियल लाइन पर पॉइंट लेना है, आपने इसको एक्स एक्सिस पर ले रखा है, तो एक्सियल लाइन कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पर ले लेता तो एक्सियल लाइन कौन सी हो जाती, वाई एक्सिस। तो ध्यान रखेंगे जहां मैं इसको ले रहा हूं वो ही लाइन क्या हो गई, इसकी एक्सियल लाइन हो गई। तो आप देखें ये मैंने ले रखा है इस लाइन पर, तो इसी लाइन को आगे बढ़ा लो आप कितना भी, वो इसकी पूरी एक्सियल लाइन हो गई। उस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर मेरे को इसके कारण, दोनों चार्जों कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने देखा इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये लाइन है ऐसे, ये लाइन ऐसे चल रही है, ये पूरी लाइन आगे तक जा रही है, ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई। इसमें सपोज दैट मेरे को यहाँ मैं कोई पॉइंट अपनी तरफ से नोट कर लेता हूँ P। इस P पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देंगे क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से, फिर देखो सारी चीज़ें समझ में आई। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने ले लिया बेटा, ये ले रखा, कहाँ निकालना है, एक्सियल लाइन बेटा मैंने समझा दी इसके लिए। अब आप बोलो सर ये एक्स एक्सिस पर है, आपने कहा एक्स एक्सिस पूरा इसकी एक्सियल लाइन हो गई, तो इस कंडीशन में वाई एक्सिस क्या होगा, तो ध्यान देंगे वाई एक्सिस को हम यहाँ पे इक्विटोरियल लाइन बोलेंगे। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इक्विटोरियल, यानी इसकी वो हिंदी में निरक्ष रेखा हो गई। अक्ष रेखा जिस पर ये खुद बैलेंस है रखा हुआ है वो इसकी अक्ष रेखा हो गई। तो एक्सियल लाइन के ऊपर अपन ने ले लिया P पॉइंट, यहाँ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सारा इसकी स्ट्रेंथ मैंने अभी बताया कहाँ से कैलकुलेट होती है, सेंटर से। तो जो ये आप
ये सेंटर था, इस सेंटर से जिस पॉइंट पर मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है उसकी डिस्टेंस मैंने r मान ली कि सपोज सेंटर से पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, r पर। अब एक बात बताओ, आपने ये पढ़ा है कि अगर ये चार्ज है पॉजिटिव तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैलाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है चारों तरफ। तो इस P पॉइंट पर इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। इसका मतलब पहले मैं दोनों चार्जों के कारण अलग अलग चलूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आप ध्यान देंगे अपन ने पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अपन ने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4πε0, जब वैक्यूम होता है जब Q/r², ये मैग्नीट्यूड था, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन यहाँ पे क्या लगा रहे थे r कैप, 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 को अपन K भी बोल रहे थे तो K Q/r² कैप। r क्या था, पॉइंट चार्ज, समझे, यहाँ आपका पॉइंट था A और यहाँ आपने चार्ज लिया था और इसके कारण आपको B पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, कितनी डिस्टेंस पर था r, तो वो इतना आया था, इस Q चार्ज के कारण ये फॉर्मूला आया था। अब समझे यहाँ चार्ज कौन सा है, प्लस Q, इसके कारण कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P पर, तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। पर इस फॉर्मूले में R की मीनिंग क्या है, जिस चार्ज के कारण फील्ड निकालना चाहते हो उस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, तो मैं प्लस Q चार्ज के कारण निकालना चाहता हूँ किस पॉइंट पर, P पर। तो क्या मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, अभी अपन ने शो नहीं की, यानी पहला एम कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिएगी। दूसरा फिर मेरे को किस चार्ज के कारण निकालना है, नेगेटिव के कारण, कौन से पॉइंट पर निकालना है, वही P पॉइंट पर। क्यों निकालना पड़ रहा है मैंने समझाया ना, क्योंकि मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो चार्ज है तो दोनों के कारण पहले अलग अलग निकालो, और फिर अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, चार्जों के समूह के कारण, तो सबका अपन ने वेक्टर सम किया था। सेम प्रोसीजर अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इससे भी मेरे को P पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। क्यों चाहिए, मैंने अभी समझाया कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण R डिस्टेंस पर, यहाँ मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है B और R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसका ये फॉर्मूला है। तो चार्ज से मेरे को उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को प्लस Q के कारण निकालना है P पॉइंट पर, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस के लिए मैंने देखो क्या किया, यहाँ से पूरी डिस्टेंस R है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है केवल ये, वो डिस्टेंस D है। तो क्या मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बहुत क्लियर निकल सकती है। कंप्लीट कितनी है R, मेरे को यहाँ से चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है D, यानी R में से मैं D हटा दूँ तो आगे आगे की डिस्टेंस बच गई, तो मैं इस डिस्टेंस को नोट कर दूंगा R माइनस D। इसी टाइप से मेरे को यहाँ से P की डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने देखा यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R, और मेरे को इतनी डिस्टेंस और चाहिए, तो मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है D, यानी ये डिस्टेंस मेरे को कितनी चाहिए R प्लस D, यानी अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो गई सारे चार्जों से। दूसरी बात अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट P है, इस प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूँ, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने आपको समझा रखा है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से दूर, यानी P पर अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बाहर निकलेगा यूँ इससे दूर की तरफ, उसको मैंने कितना मान लिया E1। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, उसके खुद की तरफ, तो उसको मैंने कितना मान लिया यहाँ पे E2। आप ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि मैंने E1 क्या माना, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये मैंने एरो क्यों लगाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे दूर, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, उसके खुद की तरफ, तो डायरेक्शन ले ली मैंने। तो ये पूरा अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा और मैंने पूरा आपको समझा दिया। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लेबल कर सकते हो, ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल, P पॉइंट एट विच वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, R distance between center of electric dipole and the point at which we determine the electric field, ये ध्यान रखेंगे हम। Now I will start the derivation।
तो हम देखो क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मेरे को क्या करना है, आपको पता है आपका एम क्या है, आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें ई की वैल्यू निकालनी है, या ई नेट है वो कितना होगा ये हमें यहाँ निकालना है। किस किस के कारण, इस चार्ज के कारण, इसके कारण। तो पहले मैं दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। समझे आप इस बात को, P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लिखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। इस पॉजिटिव Q चार्ज के कारण मैंने ऊपर समझाया, उसको मैंने क्या माना है यहाँ पे E1 माना है। तो E1 इज इक्वल टू, भाई E1 माना है तो पॉजिटिव के कारण E1 लिखेंगे। अब आप बताओ प्लस Q क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है बेटा, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ भी चार्ज कितना है Q, तो मैंने लिखा Q अपॉन, देखो आपने क्या ले रखा था, R क्या था, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ B पर चार्ज है और पॉइंट का है P, तो डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, R माइनस डी। तो वहाँ जो R आया उसकी जगह क्या लिखा जाएगा बेटा, R माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आगे क्या लगाते हो बेटा, डॉट R कैप, एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, कोमा लगा के डायरेक्शन लिखो। तो यहाँ पे देखो E1 की डायरेक्शन किधर है, ये चार्ज क्या है, प्लस के कारण निकाल रहे हो B पर, B से किधर चलना पड़ रहा है, P की तरफ, बाहर जा रहे हो ना, तो आप कोमा लगाकर लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ BP का मतलब B से किस डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन में। ये मैंने पहला लिखा। अब अपन बात करते हैं, ये तो मेरे पॉजिटिव Q चार्ज के कारण आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव, यानी इस चार्ज के कारण बात कर रहा हूँ। इस चार्ज के कारण मैंने P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा माना है बेटा, E2, अभी समझाया था मैंने आपको ऊपर। तो E2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। चार्ज का है A पर, पॉइंट का है P पर, तो डिस्टेंस क्या हो गई, A से P, और A से P की डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रखा है मैंने, R प्लस डी। तो मैं लिखूंगा R प्लस डी का होल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो आगे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन देखो, अब E2 की डायरेक्शन किधर है, P से किसकी तरफ आ रहा है बेटा, A की तरफ आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ PA, इक्वेशन सेकेंड, यानी P से स्टार्ट होके किसकी तरफ आ रहा है, A की तरफ आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे कितने चार्ज थे, दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, नेगेटिव के कारण मैंने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। मेरे को क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहाँ पे, P पे। तो अपन ने पढ़ा है ये चार्जों के कॉम्बिनेशन के कारण, अपन ने पीछे पढ़ा है, अगर चार्जों का आपके पास पूरा एक कॉम्बिनेशन दे रखा है तो अपन ने पढ़ा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं लिख रहा हूँ, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी पूरे डायपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ वेक्टर E इज इक्वल टू, इस डायपोल के कारण दो चार्ज थे, दोनों के कारण अलग अलग कितना है, E1 और E2। तो अपन ने पढ़ा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जितने भी चार्ज प्रेजेंट हो उन सबके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होता है। तो अपन कितना लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू, यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं दोनों चार्जों के कारण, E1 प्लस वेक्टर E2, ये नेट होना चाहिए, E1 प्लस E2। ये अपने पास इक्वेशन नंबर कितने आगे, थर्ड। ये अपन ने पीछे प्रिंसिपल पढ़ा है, बट यहाँ मेरे को एक बात देखनी है, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, हम क्या लिखेंगे, बट हेयर वेक्टर E1 एंड
वेक्टर E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। अपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर क्वांटिटी होती हैं और हम उनका जब सम कर रहे होते हैं तो उनमें से कोई एक के आगे हम नेगेटिव साइन लेते हैं ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। अब आप E1 के आगे नेगेटिव ले या फिर E2 के आगे नेगेटिव ले, ये हमें वेक्टर सम रूल कहता है कि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब सम करोगे तो दोनों में से किसी एक के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो अब हम न्यूमेरिकल एडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम एक बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को घटा के निकाल लेते हैं। तो उस तरीके से हम देखें तो हमें पता है कि एंड आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो समझना, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अगर Q कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। जिस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस ज़्यादा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा है ना, और जिस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस कम है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैं समझा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है P पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालूंगा तो ये P के नज़दीक है, किसकी बजाय, नेगेटिव चार्ज की बजाय, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मेरे डायग्राम में E1 बड़ा होगा और E2 छोटा, क्योंकि E1 मैंने किसके कारण माना, पॉजिटिव के कारण। फिर समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1। पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट की डिस्टेंस देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2। ये डिस्टेंस देखो, आप बताओ B से P की डिस्टेंस कम है और A से P की डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी ये डिस्टेंस कम है और जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो कौन सा ज़्यादा होगा, E1, और कौन सा कम होगा बेटा, E2। तो अब बड़ा छोटा भी मिल गया, यहाँ पे E1 बड़ा होना चाहिए और E2 छोटा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, तो इसका मतलब सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हेयर वी यूज वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। यानी हम इनका सम नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे कौन सा अपोजिट डायरेक्शन के कारण एक के आगे नेगेटिव साइन लेना था, तो मैंने किसके आगे लिया, E2 के, क्योंकि E2 छोटा है और E1 बड़ा है। एक तो तरीका ये है। अगर आप इतना बड़ा तरीका नहीं करना चाहते तो बेटा आप यहीं पे, यहाँ जो है यहीं पे इतना ना लिख के आप यहाँ सीधा लिख सकते थे यूनिट वेक्टर। जैसे पॉइंट P पर निकालना है तो मैं यहाँ P कैप लिख देता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन P की तरफ है, और यहाँ मैं लिख देता माइनस P कैप, यानी आपने P कैप B से P माना है तो माइनस का मतलब P से क्या हो गया, B कैप, तो ये निगेटिव आ जाता, फिर हम सीधा ऐड करते तो इस निगेटिव के कारण ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो जाती। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये तरीका भी यूज कर सकते हैं हम, ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगा वो अपन यूज कर सकते हैं। नाउ मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, वेक्टर E माइनस E2, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। और बेटा यहाँ E1 वेक्टर बड़ा है तो आप इसको कंप्लीट घटाओगे तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बचेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E1 ये बचेगा। इसको डायरेक्शन में आगे लिख दूंगा, अब केवल मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखो E इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखो, कितनी है, 1/4πε0 Q/r माइनस डी का होल स्क्वायर, यही है। फिर E2 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस डी का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, ये मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड चल रहा हूँ, आगे मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ तक वेक्टर फॉर्म है, आगे ये वेक्टर की डायरेक्शन बाद में लिख देंगे अपन आगे जाके, पूरा साथ ले चलने की जगह। तो दोनों में से कॉमन क्या है, 1/4πε0 Q, दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे बच गया लास्ट में। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ बेटा, देखें आप दोबारा से, जब मेरे पास ये बच गया तो मैं उसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। देखो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q बचा हुआ है, इसको सोल्व करो।
आप सिंपल तरीका जानते हो, एलसीएम लोगे दोनों का, एलसीएम लोगे तो r माइनस डी का होल स्क्वायर नीचे इनटू क्या करेंगे r प्लस डी का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, पहले इसका डिवाइड देंगे r माइनस डी का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया r प्लस डी का होल स्क्वायर, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा r प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर साइन किसका है माइनस, आपकी बार प्लस वाले का प्लस से कट जाएगा, क्या बच जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर, दैट इज ये आपका मैग्नीट्यूड बच गया। आप इसको सोल्व करो, 1/4πε0 q a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो r a की जगह और d b की जगह, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर की जगह r का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rd प्लस बी स्क्वायर तो प्लस डी स्क्वायर, माइनस लगाया, यहाँ ब्रैकेट था, क्या लिखोगे माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखेंगे r स्क्वायर माइनस 2ab की जगह क्या आ जाएगा 2rd प्लस b की जगह 2d स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है अपने पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन गया r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, ये मैंने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/4πε0 q r स्क्वायर प्लस 2rd प्लस डी स्क्वायर, निगेटिव को यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या है माइनस r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rd, फिर माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब देखो प्लस का r स्क्वायर ये कट गया बेटा, प्लस का डी स्क्वायर ये कट गया बेटा, जो बच गया वो अपन कैलकुलेट करके लिखता है, मैं इधर से वापस रब कर रहा हूँ। देखिए अब आप क्या क्या बच गया यहाँ पे, नेट आपका ई जो आया वो कितना आया 1/4πε0 q आ रहा है, क्या बच गया 2rd और 2rd, तो ऐड होके बेटा कितना आ गया 4rd अपॉन नीचे कितना आ रहा है बेटा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। अब इसको देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक बात समझें, r आया यहाँ पे डायग्राम से देखिए, r सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है एक्सियल लाइन पर, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, मैं इतनी दूर भी ले सकता हूँ, मैं इतनी दूर भी ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर भी ले सकता हूँ, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है r वो बहुत बड़ी हो सकती है, चाहूँ जितनी ले सकता हूँ। साथ में क्या आ रहा है बेटा d आ रहा है, d क्या है डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है 2d, और उसकी भी हाफ है वो क्या है d, और हमें पता है डाइपोल में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, आपने बताया ना वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी एक्चुअल में 2d भी बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल है, और उसका हाफ का मतलब और ज़्यादा छोटी हो गई, तो आप समझें ये बहुत बड़ी है और d जो है वो बहुत छोटी है। सपोज दैट ये ऐसी क्वांटिटी है कि आपकी r जो है वो तो 1 लाख है और जो d है वो 1 है। अब 1 लाख में से 1 अगर आप माइनस भी करोगे तो क्या कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, लगभग तो हम बोलेंगे ये नेग्लिजिबल फ़र्क रहेगा, हम उसको भी कितना मान सकते हैं 1 लाख मान सकते हैं। फिर उसमें भी जो बहुत बड़ी है उसका स्क्वायर, तो 1 लाख का स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और आपको पता है बहुत छोटी डिस्टेंस का स्क्वायर अगर करते हैं, जैसे अगर डिस्टेंस पॉइंटों में ही है, जैसे सपोज दैट 0.2 थी, 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 0.04, और ज़्यादा छोटी हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि r बहुत बड़ी है तो r स्क्वायर, देखो r बहुत बड़ी है किससे d से, देन r स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा किससे d स्क्वायर से। तो जब आप 1 लाख में से एक को नेग्लिजिबल मान सकते हो तो 1 लाख का स्क्वायर तो बहुत बड़ी हो गई, तो आप तो फिर इस 1 का स्क्वायर फिर भी 1 ही रहेगा, तो आप इसको तो और ज़्यादा बड़ी मानो, यानी बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट हो गया। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर अपन मान सकते हैं, केवल r स्क्वायर के, क्योंकि d बहुत छोटा है तो d कोई खास फर्क नहीं डालेगा, तो d को मैं हटा देता हूँ, जैसे 1 लाख में से 1 गया तो मैं 1 लाख ही मान रहा हूँ, तो r स्क्वायर में से d स्क्वायर गया तो लगभग मैं कितना मानूंगा, r स्क्वायर ही मानूंगा।
समझ में आई मेरी बात? तो ये बात आप ध्यान देंगे। तो मैं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह केवल क्या रखूँगा, आर स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कितना आ गया 4rd/r² माइनस डी स्क्वायर की जगह आप कितना मानोगे, केवल आर स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आप कितना आ गया, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कितना आ रहा है बताओ, 4rd/r की पावर 4। बेटा एक आर से एक आर काट भी दूंगा तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0। ठीक है, कितना बच गया बताओ ऊपर, q इंटू 4d/r की क्यूब। एक आर से एक आर कट गया। 4d को मैं यूँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/4πε0। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। तो अब ये जो 4 को 2 इंटू 2 लिखा तो 2 तो यहाँ लिख दिया मैंने, और जो दूसरा 2 था वो d के साथ लगा दिया, और q मैंने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसा कोई रूल नहीं होता, आप कहीं भी लिखें रिजल्ट हो ही आएगा। 2 को 2 से करेंगे वापस 4 आ गया, बटे में कितना आ गया r की क्यूब। ऐसा लिखने से क्या प्रॉफिट हुआ, ऐसा लिखने से ये प्रॉफिट हुआ, वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं, q इंटू 2d बराबर p। p को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान है, आपको शुरू में समझा दिया था मैंने, चार्ज इंटू चार्जों की डिस्टेंस। तो चार्ज क्या थे ये, और डिस्टेंस बीच की कितनी थी 2d, तो चार्ज इंटू चार्जों के बीच की डिस्टेंस को आप p लिखोगे। सो आपके पास e की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0, ऊपर कितना है 2p/r की क्यूब। ये अपने पास लास्ट रिजल्ट निकल कर आया कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी एक्सियल पॉइंट पर, जो एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4πε0 2p/r³। ध्यान देंगे यहाँ पे 2p/r³। साथ में अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 1/4πε0। आपने क्या लिखा था ऊपर, ध्यान हो तो, वेक्टर E1 की डायरेक्शन में, तो E1 यही तो डायरेक्शन है। अब आप देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी कौन सी आ रही है, डायपोल मोमेंट, वो भी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी वो भी इधर ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो भी इधर ही, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2p/r³। दैट इज, यानी जिधर डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो कांस्टेंट है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जो आपका डायपोल है उसके सेंटर से पॉइंट कितनी दूर ले रहे हो r, उसकी क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। कितनी दूर आप ले रहे हो उस पर, और डायपोल मोमेंट कितना है उस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा। इस टाइप से अपन एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।